हेलो मेरे साथियों, आप सब कैसे हैं। मैं आपके साथ सुकुमार। मैंने ऑलरेडी आपको वन शॉट वीडियो में प्रकाश प्रवर्तन तथा अपवर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, और आपके जानकारी के लिए आप ये भी जानते हैं कि हम आपके साइंस रिवीजन में भी केमिस्ट्री के चारों चैप्टर पढ़ा चुके हैं, लेकिन हमने फिजिक्स का वन शॉट स्टार्ट किया था जिसमें आपका पहला चैप्टर हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। आज हम फिजिक्स के चैप्टर 2 पढ़ाएंगे, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो आइए हम इस पे बात करते हैं, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम पास में है। तो ज्यादा समय न लेते हुए हम अपने वीडियो के आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इस समय बज रहे हैं रात के 12, लगभग 12 बज रहे हैं। 12 बजे मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको कल संडे के दिन आपका वन शॉट वीडियो कंप्लीट हो सके। प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन का वीडियो आपने देख लिया होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। अब आप जो वीडियो देखने जा रहे हैं ये है आपका मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसका वन शॉट हम आपके सामने लाए हैं और समय हो रहे हैं आपका 12:05। कितने हो रहे हैं? 12:05। 12:05 पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपको ये वीडियो सुबह 7 बजे पब्लिक हो जाएगी। देखिए 12:07 हो रहे हैं, 12:05 तो ये सुबह आपको पब्लिक हो जाएगी। तो आइए, हम जिसका इंतजार कर रहे थे वो वन शॉट वीडियो हमारे पास आ चुका है, चैप्टर 2 यानी फिजिक्स का चैप्टर 2। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। यदि आप इस मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए इसी नाम से चैनल सुनसान क्लास के नाम के टेलीग्राम पे चाहिए। वहां आप सुनसान क्लास टेलीग्राम चैनल पे आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। बोर्ड परीक्षा की तैयारी 2026 हम लेके आ गए हैं पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी हमने बता दिया है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए ये हम पढ़ते हैं। देखिए हम इससे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। राइट, आप किस चैनल पर हैं? सुनसान क्लास पे। यदि ये आपको पीडीएफ चाहिए इसकी तो सुनसान क्लास टेलीग्राम चैनल पे जाइए, इसका पीडीएफ आपको वहां पर मिलेगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आप चैनल पे जाएंगे और ये पीडीएफ प्राप्त करेंगे। ठीक है, उससे पीडीएफ प्राप्त करने से पहले आप पढ़ लीजिए ह्यूमैनिटी यानी मानव नेत्र। किसकी चर्चा चलेगी यहाँ पर? मानव नेत्र। मानव नेत्र है क्या? मानव नेत्र शरीर की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील ज्ञानेंद्रिय है, जो हमें आसपास की दुनिया को देखने में सक्षम बनाती है। यह एक प्राकृतिक कैमरे की तरह कार्य करता है। यह क्या है? एक प्राकृतिक कैमरा, नेचुरल कैमरा। ठीक है, इसकी तरह यह कार्य करता है। तो आपने बेसिक चीज देख लिया। आप क्या पढ़े? क्लास 10 वन शॉट। किसकी चर्चा चल रही है? क्लास 10 वन शॉट। तो यदि आप वन शॉट देख लेते, आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी समझो, मानव नेत्र का क्वेश्चन आना ही आना है। इसमें हम सारे टॉपिक इसमें कवर करेंगे। जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये सब चीज चर्चा हम करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। मानव नेत्र की संरचना। मानव नेत्र की संरचना, हम क्या इसकी बात करने चल रहे हैं? मानव नेत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमैनिटी। तो आप देख सकते हैं ये क्या है? एक मानव नेत्र की संरचना है। यदि आपके एग्जाम में आता है तो एग्जाम में आप ऐसे बना सकते हैं। ये हमारा क्या है? मानव नेत्र है। यहाँ पर आप क्या? दृष्टि पटल, यहाँ क्लोराइड, यहाँ रेटिना, और यहाँ पीतबिंदु, और यहाँ अंधबिंदु, और यहाँ प्रकाश सिरा। यानी ये प्रकाश सिरा जो हमारे लाइट फॉर्म जो भी है सब वो कहाँ भेजता है? दिमाग को सिग्नल देता है, ब्रेन को। ठीक है, ब्रेन को सिग्नल देता है। और क्या है? मांसपेशियां। ये जलीय द्रव है, ये नेत्र तारा है, और कार्निया है, ये आइरिस है, और ये लेंस है। लेंस है।
ठीक है, लेकिन कौन सा लेंस? प्राकृतिक लेंस की तरह कार्य करता है, प्राकृतिक कैमरे की तरह कार्य करता है। तो आप इस अगर स्ट्रक्चर आएगा तो आप इस स्ट्रक्चर को ऐसे बना दीजिएगा, ठीक है, ऐसे कि आप एग्जाम बनाएंगे तो आपको पूरा पूरा नंबर मिल सकता है, ठीक है, आपको पूरा पूरा नंबर मिल सकता है, ठीक है। आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए हमें डायग्राम को कैसे बनाना, कैसे आखिर ड्रॉ करें, ठीक है, कैसे ड्रॉ करें ताकि एग्जाम में हम अच्छा मार्क्स गेन कर पाए, ठीक है। आपने प्रकाश प्रवर्तन अपवर्तन भी पढ़ चुके हैं, और जो बच्चे टैलेंटेड हैं वो साइंस रिवीजन भी पढ़ रहे हैं। साइंस रिवीजन हमने 4 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा है, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। और प्ले लिस्ट आपका साइंस रिवीजन क्लास 10 फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2026, उस प्ले लिस्ट में आपका 4 चैप्टर केमिस्ट्री का हो चुका है, तो वहां से देख सकते हैं। और आपका 160 वीडियो में आपका प्रकाश प्रवर्तन तथा अपवर्तन हो चुका है। आज हम मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार पार्ट 2 में बता रहे हैं, ठीक है, तो आप जाइए वहां से देख सकते हैं, ठीक है, राइट। हम आगे बढ़ते हैं, तो सारे पॉइंट आपको याद होगा। आगे आगे अब देखते हैं ड्रिल पटल, ये क्या है? ड्रिल पटल, तो ठीक है, स्क्लेरा इसे बोलते हैं, स्क्लेरा, ठीक है। तो मानव नेत्र की सबसे बाहरी सफेद और कठोर परत होती है। ड्रिल पटल क्या होती है? स्क्लेरा मानव नेत्र की सबसे बाहरी सफेद और कठोर परत होती है, यानी यही हम बता रहे हैं ड्रिल पटल, ठीक है। तो यानी सबसे बाहरी भाग है। अब देखो इसके नीचे हमारा क्या है? कार्निया। इसके नीचे क्या है? कार्निया। कार्निया क्या है? आंख के सामने, यानी कार्निया आंख के सामने का पारदर्शी गुंबद, आंख के सामने पारदर्शी गुंबद के आकार का यह सबसे बाहरी हिस्सा है जो आइरिस और पुतली को ढकता है। यह आंख की खिड़की के रूप में काम करता है, प्रकाश को केंद्रित करके स्पष्ट दृष्टि प्रदान करता है। यानी ये किसकी तरह कार्य करता है? पुतली को ढकता है। किसको ढकता है? पुतली को। और आंख की खिड़की के रूप में काम करता है। आंख के खिड़की के रूप में काम करता है। कौन काम करता है? कार्निया, ठीक है। प्रकाश को केंद्रित, साइलेंट कर देते हैं फोन, बार बार मैसेज या कुछ भी आवाज आ रहा है तो इसको हम साइलेंट कर देते हैं, ठीक है। केंद्रित करता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे कुछ पॉइंट इसमें ऊपर हो नहीं रहा क्या पूरे तरीके से, इसे हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। छोटा होगा? हाँ छोटा हो सकता है, चलो छोटा हो गया। यहाँ आपको जो पॉइंट नहीं दिख रहे थे हम यहाँ छोटा करके दिखा दिए हैं, ठीक। आंख के सबसे बाहरी आंख के सामने का पारदर्शी गुंबद, आंख के सामने का पारदर्शी गुंबद के आकार का सबसे बाहरी हिस्सा है जो आइरिस और पुतली को ढकता है या आंख की खिड़की के रूप में कार्य करता है, जो प्रकाश को केंद्रित करके स्पष्ट दृष्टि प्रदान करता है। धूल और कीटाणु से आंख की रक्षा करता है और हानिकारक यूवी किरणों को फिल्टर करता है। यानी ये जो शटर की तरह कार्य करता है, ठीक है, इसे ही हम आइरिस बोलते हैं। ये खिड़की की तरह भी कार्य करता है, जो भी आप कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आइरिस क्या है। अब ये आइरिस की चर्चा, आइरिस क्या है आखिर? आइरिस इसे बोलते हैं परितरिका, ठीक है। आंख के भीतर स्थित गोलाकार और रंगीन मांसपेशियों संरचना है जो पुतली को घेरे रहती है या प्रकाश की स्थिति के अनुसार पुतली के आकार को नियंत्रित करके आंख में प्रवेश करने वाली रोशनी की मात्रा नियमित करती है। आंख का वह रंगीन भाग है जैसे नीला, हरा, भूरा, जो दृष्टि को नियंत्रित करने और हानिकारक यूवी किरणों को, अल्ट्रावायलेट रे को
बचाने में मदद करता है। तो आपके हर पेज में क्या मानव नेत्र दिख रहा है। आप ऐसा ही डायग्राम अगर एग्जाम में बनाते हैं आपको जरूर 100 में से 100 नंबर मिल सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं पुतली। पुतली क्या है? आइरिस परितारिका के केंद्र में स्थित एक छोटा काला और पारदर्शी छिद्र होता है। यह आंख के लेंस पर प्रकाश की किरण को पहुंचाने का मुख्य मार्ग है और पुतली के फैलने या सिकुड़ने से ही आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश को नियंत्रित होती है। ठीक है, से नियंत्रित होती है, राइट, से नियंत्रित होती है, से नियंत्रित की मात्रा नियंत्रित, प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है, प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है, प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है, प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है। आप ऐसे एग्जाम में लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा क्या है? नेत्र लेंस। क्या है? नेत्र लेंस। एक एक टॉपिक, एक एक बिंदु को मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं, आप नोट करते चलिए। अगर इंपॉर्टेंट है नोट करते चलिए, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर नहीं नोट कर पाते हैं तो आप क्या करिए, सुनसान क्लास टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां आपका एक पीडीएफ आपको मिल जाएगा। नेत्र लेंस, किसकी बात चल रही है? नेत्र लेंस, नेत्र लेंस, नेत्र लेंस। ठीक है, नेत्र लेंस। यह आइरिस, यह आइरिस, यह आइरिस के ठीक पीछे होता है। नेत्र लेंस कहाँ होता है? यह आइरिस के ठीक पीछे होता है, जो कि अपने स्थान पर मांसपेशियों के बीच में स्थित हो, जो अपने स्थान पर मांसपेशियों के बीच में स्थित होता है। जली द्रव, जली द्रव किसे कहते हैं? जली द्रव। यह एक नमकीन पारदर्शी, नमकीन गलत लिखे भाई, ये गलत लिखे। यह एक पारदर्शी द्रव है, यह एक पारदर्शी द्रव है, नमकीन पारदर्शी द्रव। हाँ, नमकीन मतलब खारा, खारा द्रव, सही है। यह एक नमकीन पारदर्शी द्रव है जो कार्निया व नेत्र लेंस के बीच होता है, जो कार्निया और नेत्र लेंस के बीच होता है। अब कचाव द्रव है, ये जली द्रव नहीं, कचाव द्रव, काच द्रव नहीं, कचाव द्रव, लिख सुधार देते हैं। ये कचाव द्रव है। क्या है? कचाव द्रव। कचाव द्रव क्या है? यह एक अनपारदर्शी द्रव है जो कि नेत्र लेंस के पीछे होता है। यह एक अनपारदर्शी द्रव है जो नेत्र लेंस के पीछे होता है। हर स्लाइड में आपको मानव नेत्र छपा है, आप इसको मानव नेत्र को आप डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कोराइड की। कोराइड क्या है? क्या? कोराइड, कोराइड यह काले रंग की झिल्ली होती है जो कि पटल के नीचे होती है। यह काले रंग की झिल्ली होती है जो पटल के नीचे होती है। रेटिना क्या? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्या है हमारा? आपका रेटिना। रेटिना पे ही प्रतिबिंब बनता है। कोराइड, कोराइड के नीचे तथा के सबसे अंदर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिससे रेटिना कहते हैं। यानी कोराइड के नीचे तथा के सबसे अंदर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं। पीत बिंदु, रेटिना बात करें, रेटिना पे हमारा प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पे। रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। रेटिना के बीचों बीच पीत बिंदु क्या है? रेटिना के बीचों बीच पीत बिंदु, पीत बिंदु रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है जिससे पीत बिंदु कहते हैं। अतः यह यहाँ पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। अतः यहाँ पर बना हुआ प्रतिबिंब क्या है? सबसे स्पष्ट दिखाई देता है, सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, अगर प्रतिबिंब यहाँ बनता है तो पीत बिंदु पर सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। एक बिंदु और है अंध बिंदु। यदि अंध बिंदु प्रतिबिंब बनता है तो कैसे दिखाई देता है? अंध बिंदु लिखा है, देखो रेटिना, ए अंध बिंदु लिखा है, देखें रेटिना दृष्टि पटल पर स्थित वह छोटा, दृष्टि पटल रेटिना हिंदी क्या है? दृष्टि पटल, रेटिना इंग्लिश है। स्थित वह छोटा स्थान जहां से दृष्टि तंत्रिका
और रक्त वाहिकाएं नेत्र गोलक से बाहर निकलती हैं, क्योंकि इस स्थान पर प्रकाश संवेदी कोशिकाओं रॉड और कोन अनुपस्थित होती हैं, इसलिए यहाँ बनने वाली प्रतिबिंब का कोई दृश्य संदेश मस्तिष्क तक नहीं पहुंचाता है। अब प्रकाश सिरा क्या है? प्रकाश सिरा यहाँ इस तरह लिखा है क्या पहुंचता है, जिसका यह वस्तु का चित्र दिखाई देता है। प्रतिबिंब बनने का संदेश प्रकाश सिरा के द्वारा मस्तिष्क में पहुंचता है, जिससे यह प्रतिबिंब अनुभव आधार पर सीधा दिखाई देता है। ठीक है। अंधबिंदु, अंधबिंदु के बारे में आप ऐसे लिख सकते हैं प्रकाश सिरा बीच में गलत हुआ है। ठीक है। प्रकाश सिरा पहुंचता है, प्रकाश सिरा जिसका यहाँ वस्तु, ठीक है, बीच में रंग है, तो इसे आप समझ लीजिए। आप देखिए हर स्लाइड में आपको मान्य दिख रहा, ऐसा ही डायग्राम अपने किताब में छपा भी होगा और बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही छाप सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी व समंजन क्षमता, नेत्र लेंस की फोकस दूरी व समंजन क्षमता। आप देखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में जरूर समंजन क्षमता पूछता है। नेत्र लेंस, ठीक है, नेत्र लेंस से रेटिना तक की दूरी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहलाते हैं। यानी नेत्र लेंस से रेटिना तक की दूरी, नेत्र लेंस से यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाएगी। इसकी लेंस की, नेत्र लेंस की। जब वस्तु अनंत पर है तब नेत्र लेंस की फोकस दूरी सबसे ज्यादा होती है। जब वस्तु अनंत पर हो तब नेत्र लेंस की फोकस दूरी सबसे ज्यादा होती है। जब वस्तु नजदीक हो तब नेत्र लेंस की फोकस दूरी सबसे कम होती है। जब वस्तु क्या हो नजदीक हो तब नेत्र लेंस की फोकस दूरी सबसे कम होती है। समंजन क्षमता क्या है? समंजन क्षमता नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कम करने की क्षमता कर लेता, समंजन क्षमता कहलाती। यानी नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कम करने की क्षमता कर लेता है, तो समंजन क्षमता। यानी अपनी फोकस दूरी को बढ़ाए और घटाए तो वही क्या कहलाएगी? उसकी समंजन क्षमता। यहाँ देखो निकट वस्तु और दूर वस्तु में इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी और निकट वस्तु में इसकी फोकस दूरी घट जाएगी, जैसे यहाँ पर लिखा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है? निकट बिंदु क्या है? निकट बिंदु तो एक ऐसा नजदीकी बिंदु जिससे नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट दे सकता है, नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। यानी निकट बिंदु किसे कहेंगे? एक ऐसा नजदीकी बिंदु जहां अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब देख सकता है, वही निकटतम दूरी कहता है। नेत्र से निकट बिंदु की दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। नेत्र से निकट बिंदु की दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी वह बिंदु वह डिस्टेंस जहां पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब आपके आंखों पे सही से बन जाए, समंजन क्षमता सही से हो जाए, उसी बिंदु को हम बोलेंगे निकट बिंदु, और इसी स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी कहलाती है। ठीक है। आप ये डायग्राम देख सकते हैं। डायग्राम में आपका नेत्र लेंस निकट दूर दृष्टि, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता। आप नोट कर लीजिए। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो सुनसान क्लास टेलीग्राम चैनल पे जाइए, आपको मिल जाएगा। आप जान रहे हैं साइंस क्लास 10 का आपका 1 शॉट चल रहा है, तो आप आगे बढ़ते रहिए। आगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आपको दिखाते हैं। ठीक है। दूरबिंदु क्या है? दूरबिंदु इसका अपोजिट होगा। दूरबिंदु का एक ऐसा दूरतम बिंदु जिससे नेत्र बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट देख सकता है। ठीक है। एक ऐसा दूरतम बिंदु जिससे नेत्र बिना समंजन क्षमता को लगाए स्पष्ट देख सकता है। ठीक है। क्या बिना समंजन क्षमता देख सकता है? नेत्र का दूरबिंदु कहलाता है। समांतर नेत्र के लिए ये दूरबिंदु है। समझ रहे? निकट बिंदु क्या कहता है? वह बिंदु जहां आप
का आंख में प्रतिबिंब, उस बिंदु का प्रतिबिंब आंख में बहुत अच्छे तरीके से मिल जाए, उससे निकट बिंदु कहते हैं। जैसे आप किताब को इतना पास कर लीजिए, ये स्लाइड समझाने के लिए, ये स्लाइड आंख को इतना पास कर लीजिए कि आप किताब का अक्षर को पढ़ सके। क्या? किताब को अक्षर को पढ़ सके। तो ये क्या होगी? निकट बिंदु। ये क्या होगी? निकट बिंदु। तो इसके स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर शायद होती है, तो स्पर्श दे सके। और दूर क्या है? दूर में आप बिना समंजन क्षमता दे सकते हैं, उससे दूर बिंदु कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है दृष्टि दोष तथा उनका निवारण। दृष्टि दोष तथा उनका निवारण, अब ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके आगे स्लाइड अगर लगा होगा ठीक है, नहीं तो हम स्वयं पढ़ाएंगे। ठीक है, लगा है, कोई बात नहीं। ठीक है, लगा है, लगा है। ठीक है, तो आप पे देख सकते हैं, देखिए दृष्टि दोष तथा उनका निवारण। तो दृष्टि दोष कितने होते हैं? जब नेत्र, हम लिख देते हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं? जब नेत्र द्वारा किसी वस्तु को जब नेत्र द्वारा किसी वस्तु को देख जाने पर उसका वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उससे पहले या बाद में बनता है, तब नेत्र के इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, जब हमारा प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के या रेटिना के पीछे, रेटिना के पहले बने, तो इस प्रकार दोष को हम क्या कहते हैं? दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं? दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं। दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, ये 3 प्रकार के। दूर दृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तु दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तु नहीं दिखाई देते। इसके निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष में हमें नजदीक की वस्तु दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। इसके निवारण के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, इसको हम बताते हैं। ठीक है, आइए। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? आंख। क्या होता है? आंख। ये क्या है? नेत्र लेंस। ये क्या है? नेत्र लेंस। ये क्या है? नेत्र लेंस। ये हमारा नेत्र लेंस। ठीक है, अब रेटिना यहाँ है, अब हमारे नेत्र लेंस है, तो हमारा जाके कोई वस्तु को रेटिना यहाँ पर प्रतिबिंब यहाँ न बन के कहाँ बनता है? ऐसे कोई चीज प्रकाश आई ऐसे। ठीक है, अब ये प्रतिबिंब न बन के कहाँ बन जाती है? रेटिना के पहले बन जाती है। ठीक है, रेटिना के पहले बन जाती है। अब रेटिना के पहले जब बन ही गई है, तो अब इससे हमें कहाँ फैलाना, कहाँ तक लाना है? यहाँ पर रेटिना पर। कहाँ लाना है? रेटिना पर। कहाँ लाना है? रेटिना पर। जब रेटिना पर लाना है, तो अब क्या करेंगे? इस प्रकाश किरण को फैलाएंगे। प्रकाश किरण को कौन लेंस फैलाता है? हमने पहले चैप्टर में बता दिया है। प्रकाश किरण को कौन लेंस फैलाता है? अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या करता है? प्रकाश किरण को फैलाता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो प्रकाश किरण क्या करता है? फैला देता है। प्रकाश किरण को ऐसे, प्रकाश किरण आएंगी, ऐसे आएंगी, और प्रकाश किरण क्या करेगा? फैला देगा। प्रकाश किरण को फैला देगा। ठीक है, प्रकाश किरण को फैलाने का कार्य करता है। प्रकाश किरण को फैलाने का कार्य करता है। ठीक है, तो हमारा जो अवतल लेंस है, प्रकाश किरण क्या करता है? फैलाता है। प्रकाश किरण को फैलाता है। तो इसके निवारण के लिए हम क्या लगाएंगे? अवतल लेंस। अवतल लेंस लगाएंगे तो हमारा निकट दृष्टि दोष की समस्या दूर हो सकती है। ठीक है, तो हमारे फैल प्रकाश प्रतिबिंब कहाँ बना देगा? रेटिना पर। दूर दृष्टि में क्या होता है? दूर दृष्टि में हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बन जाता है। कहाँ बन जाता है? रेटिना के पीछे। अब यही क्या करेगा? रेटिना के पीछे। ठीक है, रेटिना के पीछे हम दूसरा बना देगा, नहीं तो इसे समझा देते हैं। चलो इसे समझा देते। अब क्या होता है? रेटिना के पीछे बन जाता है। ये क्या था? ठीक है, प्रकाश किरण ऐसे आए, ठीक है, ऐसे आए, ऐसे आए, प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? रेटिना के पीछे। प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? रेटिना के पीछे। अब इसके निवारण के लिए क्या करना चाहिए? इसको प्रकाश किरण को हमें सिकोड़ना है। प्रकाश किरण क्या करना है? सिकोड़ना है। प्रकाश किरण को सिकोड़ कर कहाँ लगे? रेटिना पे। तो इसके निवारण के लिए हम क्या लगा देंगे? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को हम अब सारी लेंस कहते हैं,
यानी ये प्रकाश को क्या करेगा, सिकोड़ने का कार्य करता है, प्रकाश को सिकोड़ने का कार्य करता है, प्रकाश को क्या करता है, सिकोड़ता है। तो इसके निवारण के लिए हम कौन सा लेंस लगाएंगे, उत्तल लेंस, यानी दूर दृष्टि के दोष के निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे तो हमारा निवारण हो सकता है। ये सिकोड़े भी जो दूर जा रही है सिकोड़ को पास करते हैं। जरा दृष्टि दोष ना दूर की वस्तु दिखाई देती है ना पास की वस्तु दिखाई देती है, तो हम उसे बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। इसके निवारण के लिए चश्मे में हमारा उत्तल अवतल लेंस दोनों लगा होता है, उत्तल भी लगा होता है और अवतल भी लगा, उत्तल लगा है फिर अवतल भी लगा होता है। क्या लगा होता है, अवतल लेंस भी लगा होता है। क्या लगा होता है, अवतल लेंस भी, अवतल लेंस भी लगा होता है, अवतल लेंस भी लगा होता है। ठीक है, यानी दोनों लगा होता है। यानी जब दूर को वस्तु देखना हो तो हम दूर को वस्तु देखने के लिए हम कौन सा लेंस इस्तेमाल कर लेंगे, उत्तल, और नजदीक की वस्तु देखने के लिए अवतल, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती हैं, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आपको शॉर्ट में समझ में आ गया। आप जो जो यहाँ हमने पढ़ाया है वो लिखा भी होगा। ठीक है, निकट दृष्टि दोष क्या है, ये है हमारा निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। अब इसमें जो हमारा है सबसे खास बात है निकट दृष्टि दोष, हमने जो आपको बताया वह लिखा। यह समान आंखों की स्थिति है जिसमें पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली नजर आती हैं। यह तब होता है जब आंख का आकार सामान्य से अधिक लंबा हो जाता है या कानिया बहुत घुमावदार हो जाता है, जिससे प्रकाश रेटिना पर न पड़कर उसके सामने फोकस होता है। लक्षण देखिए, ऐसे ही जाम लिखेंगे आपको नंबर मिल जाएगा। लक्षण क्या, दूर की वस्तुओं को धुंधला दिखाई देना, आंखों का तनाव, सिर दर्द और दूर देखने के लिए आंख को सिकोड़ना पड़ता है। ठीक है, ये सब लक्षण है। कारण आनुवांशिक स्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल और बाहरी गतिविधियों में कमी। ठीक है, कार्य क्या, आनुवांशिक यानी माता पिता जिसके उस टाइप होंगे तो उस आनुवांशिक लक्षण उसके पुत्र में या पुत्री में आ जाती है। ठीक है, एक रीजन हो सकता है, या आप अधिक मोबाइल चलाते हैं, स्क्रीन टाइम देखते हैं, उसके वजह से हो सकता है, या गतिविधियां यानी गतिविधियों में कमी कुछ है। अब चश्मा का कॉन्टैक्ट लेंस, इसमें अवतल लेंस प्रयोग करना चाहिए। अवतल लेंस द्वारा प्रकाश को सही जगह केंद्रित करता है। ठीक है, तो इसमें अवतल लेंस क्यों लगाया जाता है, हमारा रेडी बता चुके अवतल लेंस को। अब सारे लेंस कहते हैं प्रकाश के लोग फैलाने का कार्य करता है, तो रेटिना के पहले जो प्रतिबिंब बन रही है वो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, रेटिना बनेगी फैला के। ठीक है, आप ऐसे लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, या दीर्घ या दूर दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है, इसमें भी हमने आपको साफ स्पष्ट शब्दों में बता दिया है। एक दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तुएं धुंधली नजर आती हैं। इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे। और निकट दृष्टि दोष में रेटिना के पहले बनता था। रेटिना बनाने के लिए अवतल लेंस उपयोग करते थे, इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन रहा है, तो इसमें निवारण करने के लिए हम क्या लगाएंगे, उत्तल लेंस। इसका प्रतिबिंब हम फिर से यहाँ एक आंख बनाते हैं। ठीक है, बार बार इसलिए बना रहे ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तभी आप नाम करेंगे कि हमने कहाँ पढ़ा था, सुनसान क्लास से। तो सुनसान क्लास आपके लिए ऐसा ना हो कि आपको हेल्प ना करे, हेल्प करने के लिए हम आपके पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रेटिना के पीछे बन जाता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ बन जाता है, रेटिना के पीछे, रेटिना के पीछे। तो रेटिना बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेटिना बनाने के लिए इसमें एक हम क्या लगा देते हैं, उत्तल लेंस। एक हम क्या लगा देंगे, उत्तल लेंस। ये हमारा क्या है, अखिया है। अखिया में कौन सा जादू। ठीक है, ये अखिया है, अखिया ऐसा है। ठीक है, अब इसमें हम क्या लगा देंगे, एक उत्तल लेंस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एक उत्तल लेंस लगा देंगे। उत्तल लेंस क्या करेगा, प्रकाश किरणों को सिकोड़ने क्या करेगा। अब अनंत से जो प्रकाश किरण आएगी तो उस प्रकाश को क्या कर देगा, सिकोड़ देगा। प्रकाश किरण को
सिकोड़ देगा, सिकोड़ के यहाँ इससे डाल देगा। ठीक है, सिकोड़ दिया। अब हमारा प्रतिबिंब जो रेटिनुआ के बाहरवा बन रहा था, अब कहाँ बनेगा, एक प्रतिबिंब यही आके रेटिनुआ पे बन जाएगा। इससे हमारा ये दूर हो जाएगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। अच्छी बात है, अखियां में कौन जादू कैले बानू, लेकिन इस सबके चक्कर में ना पड़ा बाबू, यहाँ पढ़ाई पे ध्यान दे, ना तो अखिया के नजर के धोखा में पड़ जाइबे, कुछ न कर पाइबे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूरदृष्टि के कारण क्या हो सकते हैं, जब नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाती है, तब नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है, उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है, क्योंकि अनंत से चलने वाली किरणें नेत्र से अपवर्तित होकर रेटिना पे न मिलकर रेटिना के पीछे एक बिंदु C पर मिलती हैं। तो वही है, जब रेटिना के पीछे मिलेंगे तो प्रतिबिंब पीछे ही बनेगा। हम आगे बढ़ते हैं, आपको हर पॉइंट समझाते हैं। 1 शॉट एक ही शॉट में आपका वीडियो फिनिश। ठीक है, दूरदृष्टि दोष के निवारण, दूरदृष्टि दोष के निवारण इसके क्या करते हैं, निवारण में हम लोग अभी हमने आपको सारा संक्षेप बता दिया। इसके निवारण के युक्त चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंस का उपयोग करना चाहिए, प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करते हैं। अन्य विकल्पों में लेंस जैसी अपवर्तक सर्जरी द्वारा कॉर्निया को नया आकार देना शामिल है, या दोष मुख्य रूप से पास के वस्तुओं के धुंधले दिखने से संबंधित है। जरा दृष्टि दोष। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से लिख लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में ऐसा आगे। टाइम देखते हैं कितना बज गया, टाइम हमारा हो रहे हैं 12:35। कितना हो गया, 12:35। आज हमारे भैया मुंबई से आ रहे हैं, बादशाहपुर पहुंचने वाले हैं, उन्हें लाने भी जाना है, इसलिए हम रात में जाग रहे थे। सोचा जाग रहे हैं तो एक वीडियो भी बना दें ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में फायदा हो सके। तो हमारे भैया का मैसेज भी आया है, मैसेज आया है, देखते हैं क्या मैसेज आया है। ये तो बादशाहपुर पहुंचे वाला है। ठीक है, बादशाहपुर हमारे भाई पहुंच गए हैं। जल्दी जल्दी आपको हम खत्म करते हैं। ठीक है, ठीक है भैया, एक मैसेज भी भेज दें। बादशाहपुर पहुंच जाना तो एक बार पुनः मैसेज कर देना। ठीक है, हम भैया एक मैसेज भेज दिए हैं। हमारे परिवार में सबसे बड़े भाई हैं। ठीक है, इसलिए मुझे रात में वो इलाहाबाद ट्रेन से उतरे थे तो बस रात में मिली, तो यहाँ पहुंचने में लेट हो गया, इसलिए हम जाग रहे थे, सोचे पढ़ा दे, आपका भी काम हो जाए। ठीक है, जरा दृष्टि दोष भी हमने आपको बता दिया। मानव नेत्र की आयु बढ़ने के साथ साथ नेत्र की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जिस कारण नेत्र की समंजन क्षमता घट जाएगी। इस अवस्था में ज्यादातर व्यक्ति का निकट बिंदु दूर बिंदु हो जाता है, जिससे पास रखी वस्तुओं को देखने में समस्या होती है। कभी कभी व्यक्ति के नेत्र को दोनों निकट व दूर दृष्टि पाए जाते हैं। ठीक है, निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस यानी द्वितल लेंस हमें चाहिए। तो मानव नेत्र की आयु बढ़ाने के साथ साथ नेत्र की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जिस कारण नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। ठीक है, मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी, इसकी समंजन क्षमता घट जाएगी। जैसे हमारे दादा दादी हैं, इनकी मांसपेशियां कमजोर हो चुकी हैं और इनकी समंजन क्षमता घट चुकी है। समंजन क्षमता मतलब आवश्यकता अनुसार फोकस दूरी को बढ़ा घटा लेना। ठीक है, तो घट गई है, इसलिए वस्तुओं को देखने में आसानी नहीं हो पाती है, इसलिए हम द्वितल लेंस प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं प्रिज्म। हम पढ़ा रहे रंग बिरंगा संसार, तो रंग बिरंगा संसार में क्या है, प्रिज्म। प्रिज्म का क्या का सूक्ष्म निकले स्रोत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देना ही हमारा किसका कार्य है, प्रिज्म का। ठीक है, तो प्रिज्म क्या है, पढ़ते हैं। प्रिज्म कांच या किसी अन्य पारदर्शी पदार्थ से बनी एक ऐसी त्रिमिमीय या 3D ज्यामितीय वस्तु है जिसमें 2 त्रिभुजाकार आधार और 3 आयताकार पक्ष, 2 त्रिभुजाकार आधार
और तीन आयताकार पार्श्व, तीन आयताकार क्या होते हैं पार्श्व, एक आयताकार, दो आयताकार, तीन आयताकार। देखो आयताकार कौन से, एक आयताकार ए हो गया, एक आयताकार ए हो गया, एक आयताकार आधार हो गया, ठीक है, तीन हो गया, और दो क्या है त्रिभुजाकार, पहला त्रिभुज सामने फ्रंट का और दूसरा बैक का, ठीक है। आकार पार्श्व फलक होता है, यह प्रकाश को अपवर्तित कर 7 रंगों व विक्षेपण में विभाजित करने या उससे मोड़ने का काम आता है। इससे प्राय प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए उपयोग किया जाता है। यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए, प्रकीर्णन मतलब प्रकाश किरण को फैलाना, प्रकीर्णन क्या, प्रकाश किरण को फैलना, ठीक है, तो उसके लिए उपयोग किया जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं प्रकाश किरण को फैलना, यहाँ प्रकाश देखो, सबसे अधिक प्रकीर्णन बैगनी रंग का होता है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगीला, सबसे ज्यादा किसका है बैगनी रंग का, सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होता है बैगनी रंग का, उससे कम जामुनी, उससे कम नीला, उससे कम हरा, उससे कम पीला, उससे कम नारंगी, उससे कम लाल, यानी लाल रंग का सबसे कम प्रकीर्णन होता है। बैगनी, जामुन, नीला, हरा, पीला, नारंगी, रात, ठीक है। आप नारे नारे करते रहिए, आपका सिलेबस आगे बढ़ता रहे। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, देखो प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन ऐसे होता है, देखो एक प्रिज्म है, एक क्या है प्रिज्म है, ठीक है, प्रिज्म है, आप देखो प्रिज्म क्या होगा, प्रिज्म, प्रिज्म क्या है, आपतित किरण है, क्या है आपतित किरण है। आपतित किरण कैसे जाना चाहिए था, ऐसे सीधा, आपतित किरण को ऐसे सीधा जाना चाहिए था, क्या जाना चाहिए था सीधा, लेकिन जब प्रकाश किरण विरल माध्यम सघन माध्यम जाती है तो अवलंब को झुक जाती है। प्रकाश किरण कैसे हो गए, ऐसे झुक के चली गई, क्या हो गई झुक के चली गई। आप देखो झुक के जाना, अब इसको जाना चाहिए था कैसे, ऐसे ही जाना चाहिए था, ऐसे ही जाना चाहिए था, ठीक है, ऐसे ही जाना चाहिए था, लेकिन हम जानते हैं ऐसे जाना चाहिए था ना, ऐसे ऐसे, लेकिन हम जानते हैं जब प्रकाश सघन से विरल निकलती है तो अवलंब से दूर हट जाती है, तो अवलंब से दूर हट के कैसे चली गई, ऐसे, अवलंब क्या हो गई दूर हट गई, ठीक है। तो यह निर्गत प्रकाश किरण हमारे 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। यहाँ सूर्य का श्वेत प्रकाश है, यानी सूर्य का श्वेत प्रकाश है, क्या है श्वेत प्रकाश, क्या है श्वेत प्रकाश, ठीक है। अब इसको 7 रंगों में विभक्त कर दिया, बैगनी, जामुनी, नीला, पीला, नारंगी, लाल, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ठीक है, लाल यानी रेड, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। इस प्रकार हमारा निकल जाता है। आगे बढ़ते, ऐसे अगर आएगा तो बना देना, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे देखो, ऐसे ड्रॉ करना, एक क्या होगा प्रिज्म हो गया। अब इसमें सूर्य के श्वेत प्रकाश आएंगे, ऐसे जाएगा 7 रंगों में विभक्त कर देगा, 7 रंगों में ऐसे है, ऐसा जाना चाहिए तो ऐसा हल्का मुड़ेगा, फिर बाहर निकलेगा ऐसे, तो 7 रंगों में हमारा क्या हो गया विभक्त हो गया, 7 रंगों में विभक्त हो गया, ठीक है। इस प्रकार आप एग्जाम बना देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। इस देखो हमने जो दिखाया था प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का और विक्षेपण, यानी प्रकाश किरणों को 7 रंगों में विभक्त होना ही क्या कहलाता है वह विक्षेपण, यानी सूर्य के श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देना ही क्या कहलाता है वह विक्षेपण। सूर्य के श्वेत प्रकाश किरणों को 7 रंगों में विभक्त कर देना क्या होता है वह विक्षेपण, आप लिख दीजिए सूर्य के श्वेत प्रकाश को प्रिज्म द्वारा 7 रंगों में विभक्त करने की घटना को वह विक्षेपण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा आगे खाली पेज है क्या, 19 पेज खाली है, चलो आगे बढ़ते हैं, खाली है, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं किसका कितना तरंग दैर्घ्य होता है, किसका तरंग दैर्घ्य होता है। देखो सबसे ज्यादा किसका है रेड का, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका है रेड का, यानी जिसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा उसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा, प्रकीर्णन सबसे कम है तो तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है। देखो इसका क्या है 7800, कितना है 7800, कितना है
इसका 7800, दूसरे वाला 6000 है, 6800, 5400, 4800, 4500, ठीक है, 4000। तो देखो लाल रंग का कितना दिख नहीं रहा है, हम बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। लाल रंग का कितना है 7800 एंगस्ट्रॉम, और ऑरेंज का कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम, और येलो कितना है 5800 एंगस्ट्रॉम, और ग्रीन कितना है 5400 एंगस्ट्रॉम, यानी एंगस्ट्रॉम में 10 घाते -10 मीटर। ब्लू कितना है, ग्रीन कितना है 5400 एंगस्ट्रॉम, और ब्लू कितना है 4800, और इंडिगो कितना है 45, और इसका कितना है 4000, ठीक है। तो 78 6 58, 78 6 58, 78 6 58 54, 78 6 58 54, 78 6 58 54, 78 6 58 54, 48 45, 4000 एंगस्ट्रॉम, 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 यानी 10 घाते 10। इतना इसका क्या होता है, तरंगदैर्घ्य होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए आप इसे नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, यही है, देखो आवर्त विकिरण। आवर्त विकिरण क्या है, सूर्य, आवर्त विकिरण क्या है, सूर्य, सूर्य का प्रकाश केवल लाल रंग से बैगनी रंग तक ही सीमित नहीं है। सूर्य का प्रकाश केवल लाल रंग से बैगनी रंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रकाश लाल रंग से ऊपर तथा बैगनी रंग से नीचे भी काफी विस्तार है। लाल रंग से ऊपर भी, बैगनी रंग से नीचे भी फैला होता है। इन्हीं प्रकाश न कहकर अवरक्त पराबैंगनी विकिरण कहते हैं। इन्हें प्रकाश न करके अवरक्त पराबैंगनी किरण कहते हैं। यह अदृश्य विकिरण है जो हमारी आंखों को दिखाई नहीं देते। या क्या पराबैंगनी किरण विकिरण क्या है, अवरक्त है जो हमारी आंखों से नहीं दिखाई देती, यानी अदृश्य जो हमारी आंखों, यानी जो हमारे लाल और बैगनी तक नहीं सीमित है, लाल रंग से ऊपर और बैगनी से नीचे है, जिसे पराबैंगनी किरण कहते हैं, विकिरण कहते हैं। यह अदृश्य होता है। देखो पराबैंगनी किरण यहाँ दिख रहा है ना, जैसे बैगनी, जामुनी, नीला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। देखो सातों कलर आपके यहाँ दिख गया, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, तो दिख गया। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या है, इंद्रधनुष इंद्रधनुष क्यों बनता है, इंद्रधनुष क्यों बनता है, जब बारिश होती है। देखो जब बारिश होती है, क्या होती है, बारिश, बारिश होती तो हमारे वातावरण में, पर्यावरण में, जब बारिश होती है पर्यावरण में हमारा क्या होता है, भैया फिर मैसेज आ रहा है क्या, फिर आ गया भैया का मैसेज, हाँ जा रहे हैं। तो मुगरा बादशाहपुर आ गए हैं, आ जाओ अभी। ठीक है, ये तो मुगरा बादशाहपुर आ गए हैं, आ जाओ अभी। इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष कैसे बनता है, जब बारिश होती है, बरसात में क्या होती, कुछ जल की बूंदें क्या होती हैं पर्यावरण में, हमारे वायुमंडल में रुक जाती हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, माध्यम क्या हो जाता है, सघन हो जाता है। जब माध्यम सघन हो जाता है, तो माध्यम सघन हो जाता है, सघन हो गए तो अब देखो जो प्रकाश किरण आएंगे पानी के बूंदों से आएंगे, पानी की बूंदें ऐसे हमारे वायुमंडल में है, पानी की बूंदें ऐसी हैं, ठीक है, पानी की बूंदें ऐसी हैं। अब बताओ प्रकाश किरण इसमें आएगी, टकराएगी, फिर वापस लौटेगी, टकराएगी, फिर ऐसे इनका होगा, प्रकाश किरण आके ऐसे टकराएंगे, टकराएंगे। अब ये क्या होंगे, जब प्रकाश एक प्रिज्म तरह कार्य करने लगे, जो प्रकाश बूंदें हैं वायुमंडल में, ये क्या करेंगी, एक प्रिज्म तरह कार्य करने लगेंगे, तो हमारे यही क्या बन जाएंगे, एक इंद्रधनुष का निर्माण कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इंद्रधनुष का निर्माण, ठीक है। इस प्रकार हमारा इंद्रधनुष, जब बरसात के मौसम में कुछ जल की बूंदें वायुमंडल में रह जाती हैं, तो जब प्रकाश का अपवर्तन उसमें होता है, तो प्रकाश अपवर्तन के कारण एक प्रिज्म की तरह हमारे बूंदें बन जाती हैं, जो हमारे सूर्य के स्रोत प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देते हैं। इस घटना को हम इंद्रधनुष कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं इंद्रधनुष आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं टिंडल प्रभाव, यानी टिंडल प्रभाव क्या है, टिंडल प्रभाव यह है वह परिघटना जिसमें जब प्रकाश किसी
कोलाइड मिश्रण, जैसे कोलाइड मिश्रण क्या है, जैसे दूध धुआं कोहरा से होकर गुजरता है तो मिश्रण के महीन कर प्रकाश को चारों ओर बिखेर देते हैं। जो महीन कर होते हैं प्रकाश चारों ओर बिखेर देते हैं, जिससे प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है, जिससे प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। इस प्रभाव के कारण कोलाइड कण दृश्य प्रकाश के मार्ग में एक चमकते बिंदु के रूप में दिखाई देते हैं। यानी कोलाइड क्या है, कोलाइड प्रभाव क्या है कि कोलाइड मिश्रण जैसे दूध धुआं कोहरा, दूध धुआं कोहरा, दूध धुआं कोहरा। एक मिनट वैसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो नोट करते रहे तब से। हेलो ठीक है। कोलाइड का दृश्य प्रकाश के मार्ग में एक चमकते बिंदु के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, चमकते बिंदु के रूप में दिखाई देते हैं। यानी जो हमारे कोलाइड विलयन है उसमें जो महीन कर होते हैं प्रकाश को क्या करते हैं, बिखेर देते हैं। जैसे ये देखो दूध है रखा गया, अब इसमें हम प्रकाश किरण लेजर लाइट शो कर रहे हैं, जिसके महीन कर है क्या करते हैं प्रकाश को बिखेर देते हैं, तो उसमें जो कण होते हैं क्या होते हैं चमकते हुए दिखाई देते हैं। इससे हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ये भी अगर एग्जाम में आएगा तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, प्रकाश का परिकरण, यानी जब प्रकाश किरण को फैलना ही प्रकाश परिकरण कहते हैं। जब प्रकाश किरण निकलती हैं तो फैल जाती हैं तो उसे प्रकाश परिकरण कहते हैं। तो प्रकाश किरण परिकरण सबसे अधिक किसका होता है, बैगनी रंग का, बैगनी जामुनी नीला। यानी यह परिघटना जब प्रकाश विशेषकर सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में मौजूद अत्यंत सूक्ष्म कणों जैसे धूल धुआं या हवा के अणुओं से टकराकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है या प्रकाश की किरण को अपने सीधे मार्ग से विचलित कर देता है। छोटे छोटे नीले कम तरंगदैर्घ्य प्रकाश को अधिक और बड़े कर लाल अधिक तरंगदैर्घ्य प्रकाश को अधिक प्रकृत करते हैं, जिससे अवकाश नीला और सूर्योदय समय सूर्य लाल दिखाई देता है। क्या कहते हैं, हमारा सूर्योदय और सूर्यास्त समय प्रकाश क्या करते हैं, लाल दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है और इसका परिकरण कम है। यानी लाल रंग हमारी बिखरती नहीं है, सीधा सुबह और सूर्यास्त में हमारे आंखों पे पड़ती है, सूर्योदय और सूर्यास्त में। लेकिन वहीं बैगनी जामुन नीला क्या होता है, ये क्या होती है, इसका परिकरण अधिक है, वहीं वायुमंडल में हमारा क्या हो जाती है, फैल जाती है, जिसकी वजह से मुझे आसमानी दिखाई देता है, आसमानी नीला दिखाई देता है। बैगनी जामुन नीला से मिलकर हमारे क्या बना है, आसमानी नीला। तो ये हमारे क्या देती हैं, आसमानी नीला दिखाई देती हैं। इस तरीके से हमारे क्या दिखाई देती है, आसमानी। यानी सूर्योदय सूर्यास्त में सूर्य लाल क्यों दिखाई देते हैं, प्रकाश के परिकरण के कारण, और आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के परिकरण के कारण। ठीक है, आप अच्छे समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, आकाश का रंग नीला इसलिए दिखाई देता है जब सूर्य से प्रकाश निकलती है तो बैगनी जामुन नीला उसका परिकरण अधिक होता है, तो वायुमंडल में फैल जाती है, जबकि वो नीला दिखाती है। वास्तव में अंतरिक्ष में देखने पर आकाश का रंग क्या होता है, काला होता है। ठीक है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, आकाश का नीला रंग प्रकाश के परिकरण के कारण होता है। जब सूर्य का सफेद प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, जब सूर्य का सफेद प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है, मायावी दुनिया में आता है, हवा मजदूर और गैसों नाइट्रोजन ऑक्सीजन के अब नीले रंग के प्रकाश जिसकी तरंगदैर्घ्य कम होती है, जिसकी तरंगदैर्घ्य क्या है, उसका लंबा लंबा टांग नहीं है, क्या है तरंगदैर्घ्य, क्या मतलब जो जितना मतलब एक साइकिल में कितना दूरी तय करती है, तो ये साइकिल में वो कम दूरी तय कर पाती है, इसलिए क्या करती है, वो बिखर जाती है। बैगनी जामुन नीला क्या करती है, इसका पैर लंबा लंबा टांग नहीं, साइकिल का लंबा लंबा नहीं, तो क्या हो जाती है, वही वायुमंडल में बिखर जाती है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कारण नीले रंग का प्रकाश जिसकी तरंगदैर्घ्य कम होती है और अन्य रंगों की तुलना में अधिक बिखरते हैं, तो क्या हो जाती है, वही वायुमंडल में बिखर जाती है। तो बिखरने से हमारा क्या होता है, आकाश नीला दिखाई देता है, जबकि वास्तव में काला है। देखो यार, सूर्य के 7 प्रकाश है, बैगनी जामुन नीला हरा पीला नारंगी लाल, बैगनी जामुन नीला हरा पीला नारंगी लाल, बैगनी जामुन नीला हरा पीला नारंगी। अब जो बैगनी जामुनी नीला है ये क्या करेगी, यहीं बिखर जाएगी, हमारे पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाए, आकाश को क्या कर देगी, नीला कर देगी। ठीक है, इस तरीके से आकाश हमारा क्या दिखेगा, नीला। वाई इज दी स्काई ब्लू। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, मुझे मुरादाबाद शाहपुर जाना भैया को लाने, इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी आपको पढ़ा रहे हैं।
अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि देखो वहां वायुमंडल है नहीं, वातावरण नहीं, नाइट्रोजन गैस है नहीं, तो वहां क्या होती है, हमारा शुद्ध प्रकाश का पटकन नहीं हो पाता है, पटकन नहीं हो पाता है, इसलिए क्या दिखाई देती है, काला दिखाई देती है। इसलिए क्या दिखाई देती है, काला। क्या दिखाई देती है, काला, ब्लैक। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया। ठीक है, हमें जानना ग्रह भाषा पर, इसलिए आपको सूर्योदय तथा सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? देखो लाल रंग का क्या होता है, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है। क्या है, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है, प्रकीर्णन सबसे कम है। एक तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है, वेवलेंथ क्या है, सबसे अधिक है। तो इसका क्या होगा, एक साइकिल पर अधिक दूरी तय करेगा तो बिखरने नहीं पाएंगे। तो सूर्योदय सूर्यास्त समय हमारे आंखों को सबसे पहले दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, सबसे पहले सूर्योदय सूर्यास्त को पृथ्वी में दिखाई देगा। इसलिए किसकी वजह से, परिकिरण की वजह से। किसकी वजह से, परिकिरण। सबका आंसर क्या है, परिकिरण, परिकिरण। ठीक है, इसको ये भी क्या है, परिकिरण, परिकिरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यार आज थोड़ा जल्दी है, मुझे मुगरा जाने, इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा। खतरे का सिग्नल लाल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, यानी खतरे का लाल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि एक दूर से ही हमें दिख जाता है। यानी कोई चीज दुर्घटना है तो हम दूर से देख सकते हैं, लाल बत्ती जल रही और लाल आंखों पे जल्दी पड़ जाती है, तो इसका परिकिरण सबसे कम होता है। लाल रंग का परिकिरण सबसे कम होता है, लाल रंग का परिकिरण सबसे कम होता है। लाल रंग का परिकिरण सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, सबसे कम होता है, इसलिए हमें क्या दिखाई देती है, इसलिए हमें हमारे परिकिरण कम है, तो यानी इसका तरंगदैर्घ्य क्या है, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है, तरंगदैर्घ्य अधिक है। मेरे आंखों पे, हमारे आंखों पे जल्दी पड़ती है, इसलिए हमें दिखाई देती है। इसलिए खतरे का सिग्नल लाल दिखाई देता है। और जितने भी इंडिकेटर होते हैं लाल कलर के बनाए जाते हैं। और खान सर भी बताए थे ना, महिलाएं लाल रंग की साड़ी क्यों पहनती है, क्योंकि खतरे का सिंबल है। पुराने दोस्त आप मुझे, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे इसलिए टिमटिमाते हैं, परिकिरण की वजह से। किसकी वजह से, परिकिरण की वजह से और अपवर्तन की वजह से। यहां लिख सकते हैं तारे अपवर्तन की वजह से टिमटिमाते हैं, तारे अपवर्तन की वजह से टिमटिमाते हैं। अपवर्तन, 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 अपवर्तन की वजह से, अपवर्तन की वजह से। ठीक है, वजह क्या, जब देखो तारे बहुत दूर है, करोड़ किलोमीटर दूर है। अब आकाश क्या है, मायावी दुनिया, वहां से तारे से प्रकाश किरण आएगी, वायुमंडल टकराएगी, वायुमंडल क्या होगी, प्रकाश किरणों को बिखेर देगी। जो प्रकाश तारे से आ रहे हैं, एक्चुअल प्रकाश समय उन्हें मिलेगा, आभासी प्रकाश समय मिलेंगे। तो तारा जहां है, एक्चुअल तारा वहां नहीं है, तारा कहीं और है, लेकिन हमारे आंखों पे जहां दिख रहा है वहां आभासी प्रतिबिंब उसका दिख रहा है। तो आभासी प्रतिबिंब दिख रहा है तो सही प्रतिबिंब नहीं दिख पाता, इसलिए तारे का दिखाते टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपने आज इसको पढ़ लिया। यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, इसका पीडीएफ, यदि आप ये सब पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो सुनसान टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां आपका पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, वहां आपके पीडीएफ सेव मिलेगा। तो हमने आज इसे कंप्लीट कर दिया है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप किस चैनल पर से, सुनसान क्लास साइंस पढ़ रहे हैं, क्लास 10 का 160 वीडियो, इससे पहले हमने जो पढ़ा दिया, ठीक है, उसके बारे में बता दिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार का, अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी साथ में कीजिए ध्यान पूर्वक। ठीक है, जय हिंद।